श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। भर दे वीणा वादनीय भर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादनी भर दे, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहादननि ज्योतिर्मय निरधर, कलुष भेद तम हरि प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। बोली श्री राम माँ जगत जननी माँ सरस्वती माता की जय। आज शिक्षक दिवस का जो प्रसंग चल रहा है उसके दूसरे भाग में मैं अपनी बात को बताना रह गया था। मैंने तो उस वक्त शिक्षकों के ही सिर्फ लक्षण गिनाए थे, और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्वयं शिक्षक बना तो उस वक्त की क्या स्थिति थी। शिक्षक और शिक्षार्थियों में कितना तालमेल था, कितनी अंतरंगता थी, कितनी आत्मीयता थी, कितना समर्पण था, ये सब बात भी हमने अपने अपने अध्यापन काल में जाना। आपको एक बात बता दूं, वास्तव में जिस वक्त मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उस वक्त बहुत ही सस्ता ज़माना था, बहुत सस्ता ज़माना था। ये कह लीजिए कि वो जैसी तनख्वाह थी वैसा ही सब लोग ये जीवन जीते थे। कोई ऐसी दिखावटीपना बिल्कुल एकदम परसेंट भी नहीं था। बहुत छोटी छोटी तनख्वाहों में, यहाँ तक कि लेकिन सबके मन में बड़ी ललक थी कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। सबके मन में ये भावना थी कि हम अपने बच्चों को कखा गघा सिखाएंगे और कुछ अच्छा ज्ञान देंगे ताकि वो आगे चल के कुछ कर सके। हम तो लोग मजदूरी कर रहे हैं, धतूरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से करके उन लोगों जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, घरों में बर्तन मांजने वाली तमाम सारी परिचारिकाएँ हैं, या और यूँ समझ लीजिए कि छोटे मोटे बाबू हैं, चपरासी हैं, इन सब लोगों के मन में भी एक बात थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मुझे याद है कि सबसे पहले मुझे जब पढ़ाई मिला तो मैं उस वक्त 9th क्लास में खुद पढ़ता था। तो भाई पॉकेट खर्च निकालना है, नहीं कहा पॉकेट खर्च का, तो मेरे पास कोई हिसाब किताब था नहीं। लेकिन लोगों ने कहा खाली बैठे रहे तो पढ़ के जरा सा हमारे बच्चों को सिखा दिया करो। तो उस समय जो टारगेट था अध्यापन कार्य का, उसमें कखारा सिखाना, कखारा का खा गागा सिखाना, का खा से अज्ञा तक सिखाना है, और 1 से लेकर 100 तक गिनती सिखानी है, साथ साथ 10 तक पहाड़ा। इतना पढ़ाने के लिए 4 रुपया 5 रुपया तनख्वाह मिलती थी अध्यापक को। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये सन 66 की बात बता रहा हूँ कि सन 66 में मैं एक परिवार थे, वहाँ बहुत सारे रिक्शे ढेर थे। जो होता ये था कि जब किसी के पास कोई काम नहीं होता था लोग रिक्शे चलाते थे। बूढ़े निरक्षर थे, ज़्यादा शिक्षा का ज़्यादा प्रादुर्भाव नहीं था। तो मैं एक घर में पढ़ाने गया तो वो लालटेन थी, कुप्पी मिट्टी के तेल की कुप्पी थी, ज़मीन में बोरा बिछा दिया, उस पर बैठ गए और पढ़ाने के लिए बच्चे को सामने ला दिया गया। अब बच्चा इतना ज़्यादा आज की तरह का अप टू डेट तो होता नहीं था, ना लिटरेट था। वो जांघिया पहने हैं तो भी आगे बैठ गया और पढ़ने के लिए शुरू हो गया और उसको पढ़ाया जा रहा। तो उसको मैं काखा गाखा सिखाता था, छोटा आ बड़ा सिखाता था, 100 तक गिनती सिखाता था, और साथ साथ ये है कि पहाड़ी की बात बताते थे। यही स्थिति फिर एक बार हमारे मित्र थे, हमारे क्लास फेलो थे, उन्होंने अपने भाई जिसका नाम कमलेश था उसको उन्होंने कहा कि भाई हमारे भैया को तुम पढ़ा दो और हम तुमको भाई 5 रुपया दे देंगे। यकीन मानिए 5 रुपये लेने के लिए फिर मैं तैयार हो गया। तो पहला ट्यूशन का फीस थी 5 रुपये लेने की, और वो मैं जब पढ़ाने के लिए गया वहाँ पर तो ये मन में तय कर लिया था कि जो 5 रुपया होगा तो मैं 3 रुपया इसमें से माता जी को दे दूँगा और 2 रुपये अपने पिताजी को दे देंगे, क्योंकि वो सब लोग भी श्रम साधना करने वाले थे। एक तरह का कहना नहीं चाहिए कि भाई कोई उनके पास कोई नौकरी पेशा तो था ही न, किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ी दुकानदारी थी, तो अपना धंधा करके किसी तरह काम चलाते थे, हमारा पेट भरते थे, अपना पेट भरते थे। लेकिन वो समय आया ही नहीं कि वो 5 रुपये का बंटवारा 3 और 2 में हो जाता। नतीजा हुआ कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास 7 जनवरी को हो गया, और तनख्वाह जिन सज्जन को तनख्वाह मिलती थी वो 8 जनवरी को मिलती थी। तो उसके बाद वो मुझे 5 रुपये देते, तो 5 रुपये काम नहीं आया। चलिए खैर वो बात छोड़िए। आगे चल कर के हम लोग, मैं और आगे आया तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो हमको पढ़ाने के लिए हाई स्कूल पास कराने वाले तमाम सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ा। उन लोग हाई स्कूल थे, इंटर थे, उनको मैं पढ़ाता था। तो उन लोगों से फीस 35 रुपये मिलती थी, 35 रुपये फीस थी। और जब मैं कोचिंग में पढ़ाने के लिए गया, तमाम सारी कोचिंग बहुत
चल रही थी, एक से एक धाकड़ कोचिंगें थी इस वक्त। तो उन कोचिंगों में जो मैं पढ़ाने गया, लेकिन साहब क्या बताऊँ आपको, कितने ही छठे में बदमाश कॉलेज से निकले हुए आते थे, या कॉलेज के टीचर जो ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे उनके बच्चे पढ़ने के लिए जो आते थे, उन लड़कों में अंदर भी एक भावना थी कि भाई मुझे कुछ सीखना है और मुझे कुछ गुरु जी को सीखने के लिए सम्मान देना है। ये हमने जो ख़ास बात पाई, उसमें बहुत बड़ा समर्पण था। तो कोचिंग में भी 35 रुपये पर घंटा था, 45 मिनट में पढ़ाना है और 35 रुपये मुझे महीने में एक बार मिलेगा। तो 4 पीरियड पढ़ाया तो 35 को 4 से गुणा कर लीजिए भाई, इतना रुपया मिल जाएगा। तो 35 को 4 से गुणा कर 140 रुपया मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कम से कम में पढ़ाई होती है। अब तो ये है कि 500, 5000 और 10,000 पता नहीं कितनी कितनी एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए फीस मिलती है। उसमें ऐसा नहीं था। और कोचिंग में पढ़ाने के लिए मैं जब जाता था तो आप यकीन मानिए कि लड़के पिन ड्रॉप साइलेंट, क्या मजा ले कि राजस्थान की क्लास के अंदर कोई मक्खी घुस जाए, हो ही नहीं सकता था इतना। और हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, सब समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, और लड़के बड़े बड़े ही धैर्य से सुन रहे हैं। उसमें से कुछ मंजिलें थे, ऐसा नहीं कि कोई युग ऐसा बीत गया जिसमें कोई मंजिलें ना हो, सब लोग दूध के धोए थे, ऐसा नहीं था। उस क्लास के अंदर भी कोई टांटिंग करने वाला, अच्छा कोई एजुकेशन था तो बहुत से छेड़छाड़ करने वाले भी थे, अगल बगल बैठते थे लड़के लड़कियों के साथ उसमें। लेकिन मेरे क्लास के अंदर बैठ करके एक बार भी अगर किसी ने जरा से भी कुछ ऐसी हरकत कर दी जो अप्रियता के प्रधान थी, तो मैं उन लोगों से कह देता था। मैं अपने अध्यापन कार्य बता रहा हूँ, मैं उन लोगों से कह देता था कि देखो भाई, 35 रुपये अगर तुम फीस दे रहे हो अपने माँ बाप के गाड़ी कमाई की, तो 35,000 बार मेरी कचूमर निकाल लो, मुझसे पूछ कर, जान कर, जो समझना चाहते हो, जो जानना चाहते हो करो। लेकिन क्लास के अंदर हम और तुम दोनों का एक ही रिश्ता है, एक ही रिश्ता है। एक का नाम शिक्षार्थी है, दूसरे का नाम शिक्षक है। इस रिश्ते में अगर जरा बहुत भी कुछ खंदक लगी, किसी प्रकार का कोई कलंक लगा, तो निश्चित समझ लीजिए कि मैं आपका पक्का शत्रु हूँ। क्लास के अंदर शत्रुता का भाव बरतूंगा और बिना किसी हिचक के जितनी बुरी तरह से लथाड़ा जा सकता है, इंसल्ट की जा सकती है, उतना मैं कर दूंगा। तो सावधान रहिएगा। बाहर निकलने के बाद तुम मेरे दोस्त हो, मेरे सखा हो, मेरे प्रिय हो, मेरे छोटे, मेरे बड़े भाई, मेरे सभी कुछ हो, लेकिन क्लास में बिल्कुल नहीं चल सकती। आप ना हंसी करेंगे ना मजाक कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर कोई बात अगर हंसी की आती है तो हम भी आपको मुस्कुराएंगे, हम भी विनोद करेंगे, लेकिन वैसे किसी की हिम्मत नहीं आती। तो अब मैं बताने के लिए तो भाई समय नहीं, बहुत बड़े बड़े कांडवेद ने पढ़ाया। फिर मुझे ग्रेजुएट को पढ़ाना पड़ा, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाना पड़ा। वो सब लोग हिंदी पढ़ने के लिए मेरे पास आते थे, हम चाहते थे उनको पढ़ाएं, उनके घर में जाते थे, ट्यूशन करते थे। तो कुल मिलाकर के भाव सिर्फ इतने हैं कि बहुत गरीबी का ज़माना था, लेकिन ललक यही थी कि हम सब बच्चों को पढ़ाएंगे। और हमारे समय में मेरे द्वारा पढ़ाए हुए लड़के आज भी बड़े बड़े जगह पर बैठे। अभी अभी हाल की घटना बता रहा हूँ कि अब देखिए, मुझे अपनी उम्र के 70% पार हो चुका हूँ, 71% पार हो चुका हूँ। और सब मुझे एक बार 2 साल पहले एक लड़का मुझे मिला, और वो मंदिर के अंदर मिला और कहने लगा, गुरु जी आपने मुझे 35 साल पहले पढ़ाया था। और ऐसे कई लड़के मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मैं आपने मुझे पढ़ाया था। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई मैंने तो पढ़ाया तो ठीक था भाई, हम तो मैं आपको पहचान नहीं पा रहे क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई। लेकिन चलो ठीक है कि क्लास में एक मास्टर होता है और 140-150 लड़के पढ़ते हैं, तो सब लड़कों के लिए एक मास्टर तो होनहार है, बाकी तो सब लोग सभी के ऊपर दृष्टि नहीं जा सकती। फिर भी आप मुझे बताइए, हमने आपको क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया? तो तुरंत वो ये कह देते थे कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे एक चीज़ याद है, तो मैं पूछता था क्या याद है, तो कहते थे कि आपकी डांट, आप जो डांटते थे वो आज तक मुझे याद है कि गुरुजी इस तरह से डांटते थे। और उस आपके डांटने से हम लोग बहुत कुछ बन गए, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो मैं भगवान के सामने कान पकड़ता था कि पता नहीं क्या कह दिया मैंने इनको, ये डांट कौन सी डांट। और मैं उनसे एक बात कहता था, आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं उनसे एक कहता था कि जो व्यक्ति बात से नहीं मर सकता वो लात से कभी नहीं मरेगा। जो आदमी के ऊपर बात का असर नहीं हो सकता है, उसको लात घूंसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, उनको मालूम हो गया कि भाई इनकी जो अंतिम परिणति है, अंतिम जो शक्ति सामर्थ्य की सीमा है, वो केवल 2-3 थप्पड़ मारना या घूंसे लात मारना, इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो उस ढिठाई तक उतर आते थे। इसलिए मैं कहता था कि मैं कभी किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी को छू नहीं सकता, मेरा छूना पाप है। लेकिन मैं इतना कुछ कह दूंगा, इतना कुछ कह दूंगा कि फिर तुम ऊपर से नीचे तक एकदम बिल्कुल धुल जाओगे, बच नहीं सकते, इतना कहूँगा। तो वो लड़के भाई बहुत ज़्यादा डरते थे, बड़ी मर्यादा में थे। उन लोगों ने समाज साथ भी पढ़ा। कई लड़के थे ऐसे जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मजाकी रुख में आते थे। एक बार एक लड़के ने कह दिया
आप सुनिए उसका उदाहरण, बहुत संक्षिप्त में उदाहरण दे रहा हूँ कि वो काव्य कुसुम चलती थी हाई स्कूल में, उसमें मैं पढ़ा रहा था। अचानक उसमें चौपाई लिखी हुई थी कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। तो एक अशोक कुमार कक्कड़ नाम का लड़का था, तो वो धीरे से उठ के खड़ा हुआ, बड़े हाथ जोड़, हाँ ऐसे हाथ करके। तो उसने कहा कि गुरु जी एक बात पूछना चाहते हैं। फिर तो सीता जी बिल्कुल लल्लन टाप रही होंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देख रूप मोहे नर नारी, हम ना लल्लन टाप रही होंगी। ये तो भाई राधा जनक बता सकते हैं, हमको तो मालूम नहीं, मैं उस युग का हूँ ना तुम हो, तुमको लल्लन टाप शब्द कैसे याद आया? कहने वो यहाँ आजकल वो चला चला है इस तरह की भाषा, मतलब ललन टॉप उसे कहते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदर होती है। तो हमने कहा तुम हो? कहने लगी कि मैं नहीं हूँ, तुमने क्लास से बाहर जाओ, अभी इसी वक्त क्लास बाहर निकल जाओ, और मेरे पास तब तक मत आना जब तक तुम लल्लन टॉप न बन जाना। खबरदार, क्लास के अंदर आना जरूरत नहीं। और जो तुम्हारे जो वो हैं प्रोफेसर है, उनसे बता दो कि राधेश्याम जी ने क्लास से बाहर कर दिया। अब भाई साहब वो क्लास से जाए नहीं, लड़कों ने इतना हुड़दंग मचाई, इतनी हुड़दंग मचाई, उसको निकाल बाहर कर दिया और कहा कि मेरा डिस्टर्ब हो रहा, गुरु जी पढ़ा लीजिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दे दिया। इस तरह से मैं क्लास के अंदर बहुत पढ़ाता था। बिहारी लाल का दोहा एक बार सामने आया, उस पर एक लड़के ने बहुत देर तक पूछा, हमने उसको सब बताया, सब कुछ कहते थे। तो कुल मिलाकर के ये बताना मैं चाहता हूँ कि हमारे समय में शिक्षार्थियों को शिक्षक से कुछ पाने की बड़ी ललक थी, और शिक्षक भी बहुत कुछ समझा देना चाहता था। तो उसको पैसे की इतनी परवाह नहीं होती थी, क्योंकि उतना ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं था कि भाई ये भी हो वो भी हो। आजकल तो प्रोफेसर लेक्चरर जो है अपने क्लास के अंदर बैठ करके सिगरेट पी रहे हैं, लड़कों से सिगरेट मंगा रहे हैं। मैं ये तक यहाँ तक मैंने देख लिया। तो मैं चाहता हूँ कि अब हमारे शिक्षा का, शिक्षार्थी का, शिक्षकों का भी जीवन स्तर इस सेंस में गिर चुका है। तो भाई विद्यार्थी जीवन जितना उस समय अच्छा था, समर्पित था, उतना आज की तारीख में नहीं है। और मैं बिल्कुल इस बात को कतई गले से नीचे नहीं उतार सकता। अगर होगा तो वो पैसों पर खरीदा जा रहा होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग महान बने। और शिक्षक तो भाई बनना एक बहुत बड़ी बात है। शिक्षक बन करके तो आपको बड़ी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी कि आपकी तरफ से जो बच्चा पढ़ाया जा रहा, आपको चाहे आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन आप उस सब्जेक्ट वाइज पढ़ करके आइए और उसको टू द पॉइंट बताइए, ताकि लड़के की समझ में आए, उसका भविष्य बन सके। तो ये जिम्मेदारी होती थी। आजकल तो वही नोट्स है, यूट्यूब पर देख लो, गूगल पर देख लो, देख करके अपना पास हो जाओ और पैसा यहाँ पैकेज जमा कर जाओ। तमाम तरह की बातें हैं। तो हम उन सब पर क्या रिसर्च करें, क्या बात करें। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग अच्छे विद्यार्थी बने, आदर्श विद्यार्थी बने, आदर्श अध्यापक भी ढूंढें जो आपको अच्छी से अच्छी रास्ता दिखा सके, तभी ये कल्याण हो सकता है। बाकी हमारे जीवन का, हमारे देश का शिक्षा का स्तर क्या है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट्स तो भाई नहीं कर सकता, हाथ जोड़ता जाता हूँ। यद्यपि हमारी सरकार बराबर बहुत दूर चलाती है कि शिक्षा को, उच्च शिक्षा को सबको बहुत अच्छी बनाना है। कितना बना पाई है ये वही जानती होगी। हमें तो अभी यही समझ में आता है कि भाई अगर बच्चे अगर स्वयं पढ़ते हैं, पढ़ करके पास हो रहे हैं, तो बाकी तो अध्यापकों का क्या रोल है और भाई वही जान सकते हैं। क्योंकि हम तो जब जिस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाने के लिए गए, तो मुझे जो मैंने आपको बताया अभी पिछले उसमें वीडियो में, कि भाई उस लड़के ने कहा कि मैंने एक सब्जेक्ट में के किसी चैप्टर में PhD की है, मैं होल टायर मैं सब्जेक्ट में PhD नहीं हूँ। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ठनका कि भाई वास्तव में हम ही अभी तक डरे जा रहे थे कि भाई ये तो PhD, हम तो MA पास है, हमारी इनसे क्या तो क्या बराबरी हो सकती। तो ये कहने का सब सहने नहीं है। आजकल के जितने भी लोग हैं सब एक से एक, देखो पता नहीं कहाँ से उनको PhD की डिग्री मिल रही। अभी पिछले दिनों हमने यूट्यूब पर देखा, कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे कि ये PhD की डिग्री जो है खरीदी जा रही। दिल्ली में कोई ऐसी संस्था है जो कुछ हज़ारों रुपये देकर के डिग्री दे रही, सब लोग अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख के भेज रहे हैं। अब डॉक्टर लिखने से बड़ा भयंकर शब्द, बड़ा वजनदार शब्द, बहुत ही मूल्यवान शब्द हो जाता है। तो हमने कहा कि बड़े बड़े जितने भी लेखक हुए हैं, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, आपके रामचंद्र शुक्ल हो, क्या नाम प्रेमचंद जी हो, हाँ एक आध लोग थे, और किसका जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा है, राजेंद्र जयशंकर प्रसाद हैं, अविनाश सिंह उपाध्याय हैं, और कितने लोगों का हम नाम लें, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। ये सब लोग डॉक्टर कहाँ थे? सिर्फ एक आध दो लोगों का नाम आता है, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल, ये बड़े पुराने वाले कोई 2 एक कर लिए होंगे। नहीं तो वैसे तो सब लोगों की डिग्रियाँ सब MA पास होकर के सब पढ़ाते थे, लिखते थे, और उनके आर्टिकल किताबों में भी छपते थे, उसको पढ़ाया जाता था।
तो इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है और ये प्रार्थना करता है कि अच्छे शिक्षार्थी बनिए और वे अच्छे शिक्षक ढूंढिए और उन शिक्षकों के चरणों में शीश झुकाइए, उनसे बहुत कुछ पाने के लिए भी समर्पित हुई, तभी कल्याण हो सकता है। इसी के साथ राधे श्याम राधे आपको नमन करता है। शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, जय।